इज़राइल फ़लस्तीन जंग शुरू हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब गाज़ा की सूरत हाल किसी जहन्नम से कम नहीं। 9 अक्टूबर से इज़राइल ने गाज़ा का हाल जहन्नम से भी बदतर बना रखा है, यानी कि गाज़ा में मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर रखी है। इसका मतलब ये है कि फूड सप्लाईज, मेडिसिन्स, पानी और यहाँ तक कि बिजली की फराहमी इज़राइल ने मुकम्मल तौर पर गाज़ा पर बंद कर रखी है और ऊपर से मुसलसल बमबारी नाकाबिले तसव्वुर है। गाज़ा से निकलने वाले मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। इस फुटेज को देखें, पूरे मोहल्ले मलबे का ढेर बन चुके हैं। ये गाज़ा की इमारतें थीं जिन्हें इज़राइल ने निशाना बनाया है। अंदाज़ा बताया जाता है कि 2800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी अब तक मारे जा चुके हैं। इस मलबे में अब भी हज़ारों अफराद फंसे हुए हैं। जो अभी तक जिंदा हैं वो अस्पतालों और स्कूलों में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। 15 अक्टूबर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी, जिसे UNRWA भी कहा जाता है, वो गाज़ा में एक बेमिसाल इंसानी तबाही का मुशाहिदा कर रहे हैं। गाज़ा में काम करने वाले एक सर्जन महमूद मतार ने BBC को बताया कि अस्पताल मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। न पानी है, न बिजली और नेटवर्क कनेक्शन भी गैर मुस्तहकम है। इसने कहा कि वो पानी की तलाश में है। गाज़ा के नसीर अस्पताल में काम करने वाले एक और डॉक्टर ने बताया कि फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। 60 मरीज़ डायलिसिस पर हैं, 35 मरीज़ ICU में। इन्हें वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत है। अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए तो इन्हें बचाना मुमकिन नहीं होगा। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं है, हर जगह ऐसा ही है। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि गाज़ा का वाहिद ऑन्कोलॉजी अस्पताल 48 घंटों के अंदर बंद कर दिया जाएगा अगर सूरत हाल इसी तरह जारी रही, और कैंसर के तमाम मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त के बगैर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, गाज़ा का नक्शा देख लें। ये एक छोटी सी जगह है। ये पट्टी सिर्फ 365 किलोमीटर पर फैली हुई है। अगर आप इसका मुवाजना न्यूयॉर्क के साइज से करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना छोटा है। इस छोटे से इलाके में 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मकामात में से एक है। जंग शुरू होने से पहले भी यहाँ के हालात ज़िंदगी बहुत ख़राब थे। यहाँ रहने वाले लोग मुसलसल इज़राइली निगरानी में थे और इज़राइल की इजाज़त के बगैर गाज़ा से आगे सफ़र भी नहीं कर सकते थे। इसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। 23 लाख आबादी में से तकरीबन सिर्फ निस्फ हिस्सा बचा है। आपने सही सुना। यही वजह है कि अंदाज़ों के मुताबिक इस जंग में जितने लोग मारे गए उनमें से 60% गाज़ा में रहने वाली ख़वातीन और बच्चे थे। लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि इज़राइल पर तनकीद करने वालों ने गाज़ा को एक खुली जेल करार दिया। गोया वो जगह खुली जेल है। इज़राइल गाज़ा पर मुसलसल हमले कर रहा है, गाज़ा की मुकम्मल नाकाबंदी करके, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी शहरी मारे जा रहे हैं और अब गाज़ा जहन्नम बन चुका है। लोग कहते हैं कि गाज़ा के लोगों को इस तरह इज्तमाई सज़ा देना इज़राइल की मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही, मुकम्मल नाकाबंदी करना नाकाबिले कबूल है। गाज़ा में कम अज़ कम इंसानी इमदाद जैसे अद्वियात और खुराक की इजाज़त होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी ऐसी ही राय दी। इज़राइल को गाज़ा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देनी चाहिए। ऐसे हालात में अपने आप को तसव्वुर करें, अगर आप गाज़ा में रहने वाले एक आम आदमी होते तो आप पर क्या गुजरती। आपके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन मुंतका है, आपको कहीं से खाना नहीं मिल सकता और फिर एक दिन अचानक
آپ نے آسمان سے کچھ پمفلٹ گرتے ہوئے دیکھے۔ ان پمفلٹس پر اسرائیل کی طرف سے وارننگ بھی درج ہے۔ وارننگ میں لکھا ہے کہ غازہ کی پٹی کے شمال میں رہنے والے تمام لوگ انخلا کریں اور غازہ کی پٹی کے جنوب میں چلے جائیں۔ آپ چاروں طرف سے بمباری کی آوازیں سن سکتے ہیں، اور اب آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے اپنے گھر کو جلد از جلد خالی کرنے کے لیے، اور اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو جنوب میں چلے جائیں۔ اندازوں کے مطابق شمالی غازہ میں تقریباً 11 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ IDF نے سب کو خبردار کیا کہ وہ نقل مکانی کر کے جنوب میں چلے جائیں۔ شمالی غازہ میں اقوام متحدہ کی پناہ گاہیں اب محفوظ نہیں تھیں۔ شمالی غازہ میں کسی کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ UNRWA نے ہسپتالوں، اسکولوں یا کلینک تک کی نشاندہی کی ہے کہ بہت سے حاملہ خواتین، بچے اور بوڑھے لوگ نقل و حرکت نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کیسے نکالیں گے؟ اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت نے اسرائیل کے احکامات کی سخت مذمت کی ہے۔ شمالی غازہ میں 22 ہسپتال ہیں جس میں 2000 سے زائد مریض ہیں۔ ہسپتالوں کو کیسے خالی کرایا جائے گا؟ اس کے باوجود اسرائیلی فوج نے کہا تقریباً 6 لاکھ غازہ کے باشندوں کو شمالی علاقے سے جنوب کی طرف نکالا گیا۔ لوگوں نے نقل مکانی نہیں کی، لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ آپ ان 5 لاکھ لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے جنوب کی طرف نقل مکانی کی۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بم دھماکوں سے محفوظ رہیں گے؟ ہمارے لوگ جو مارے گئے یا زخمی ہوئے ان فضائی حملوں کے دوران دیر البلا میں ان کے گھروں میں جو جنوبی غازہ میں واقع ہیں، ہم نے ایسے واقعات دیکھے۔ وسطی غازہ میں فضائی حملے جہاں کئی خاندانوں کے گھر اجڑ گئے، جنوبی غازہ میں رہنے والے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ جنوبی غازہ کے ایک شہر خان یونس کو متعدد فضائی حملوں سے دوچار ہونا پڑا۔ BBC کے ایک نامہ نگار نے جنوبی غازہ میں فضائی حملے کی تصدیق کی۔ رافع کراسنگ کے قریب واقع ایک عمارت کو نقصان پہنچا۔ نامہ نگار کے مطابق اسرائیل نے رافع کراسنگ پوائنٹ کے قریب علاقے کو کم از کم 3 بار نشانہ بنایا۔ یہ علاقہ بہت اہم ہے، اس جگہ کو غور سے دیکھیں۔ رافع بارڈر کراسنگ یہ غازہ اور مصر کے درمیان سرحدی گزرگاہ ہے۔ اگر غازہ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے، لوگ ظاہر ہے کہ غازہ چھوڑنے کا سوچیں گے۔ ایک طرف سمندر ہے جہاں آپ جا نہیں سکتے، دوسری طرف اسرائیل کا ملک ہے جہاں آپ بالکل بھی نہیں جا سکتے۔ لہٰذا واحد جگہ جہاں سے آپ بھاگ سکتے ہیں وہ جنوب میں مصر ہے، اور یہاں صرف ایک بارڈر کراسنگ ہے، رافع بارڈر کراسنگ۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کرتے؟ بمباری سے بچنے کے لیے آپ غازہ سے فرار ہونے کی کوشش کرتے۔ ہزاروں لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی، چنانچہ وہ رافع بارڈر کراسنگ پہنچے، لیکن مصر اس سرحد کو کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ مصر اور دیگر عرب ممالک کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ایک ناقابل قبول بات ہے۔ اس سب کے درمیان جنگ کے بڑھنے کا خطرہ اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں جھڑپیں دیکھنے میں آئیں۔ اسرائیل کے شمال میں لبنان ہے جہاں حزب اللہ گروپ کام کرتا ہے۔ اب جو ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک مختصر راکٹ فائر ہوا ہے۔ یہاں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، حزب اللہ دراصل حماس سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان کے پاس لاکھوں راکٹ اور میزائل ہیں جو اسرائیل میں کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل غازہ میں زمینی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی
अगर वो अपनी फौज को गाजा में जमीन पर तैनात करता है तो इसे दूसरी जगहों से भी जवाब मिल सकता है। ये अब भी एक बड़ा मुआयमा है कि हमास गाजा में 5,000 से ज़ायद रॉकेट कैसे जमा कर सकती है, और इजराइल इससे बिल्कुल बेखबर था। मिस्र पहले भी इजराइल को खबरदार कर चुका था। एक हमला करीब था। बाद में पता चला कि अमेरिका को भी इसकी इत्तला थी और उन्होंने भी इजराइल को खबरदार किया था। वॉशिंगटन डीसी में मशरिक़ वस्ता के एक सफारतकार ने CNN को बताया कि उसकी हुकूमत वो बार बार व्हाइट हाउस को मुंतबा कर रहा था और अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम को नाकाम बना रहा था कि हमास की तरफ से हथियारों का ज़ख़ीरा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास गाजा में इतने हथियार हैं कि ये किसी के तसव्वुर से बाहर हैं। तो जाहिर है कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या इजराइल हुकूमत को इस हमले का पहले से इल्म था और उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ इजराइल की अंदरूनी सियासत पर भी एक नज़र डाली जाए। इजराइल की सियासत काफ़ी गैर मुस्तहकम रही है। कई इंतखाबात हुए और मौजूदा वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर 3 मुख्तलिफ स्कैंडल्स में धोखाधड़ी, एतमाद की खिलाफ वर्जी और रिश्वत लेने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इल्ज़ाम है कि इसे अरब पतियों ने पैसे दिए। नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी का मुकदमा चल रहा है, जिसमें 1,000, 2,000 और 4,000 मुकदमात शामिल हैं। ये मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। वो इस अमल को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। जजों के इंतखाबात कैसे कराए जाते हैं, वो इस अमल को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। इजराइल में शहरी सड़कों पर निकल आए। कुछ अरसा कबल इजराइल में मुल्क गिर एहतजाज हुआ था। इस जंग के आगाज के बाद से नेतन्याहू ने अपनी पोजीशन को महफूज रखने के लिए हंगामी इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। अगर ये जंग ना होती और इनके खिलाफ करप्शन का मुकदमा तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक चलता तो क्या इन्हें वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देना पड़ता? ये एक और अहम सवाल है। इसके अलावा एक और इल्ज़ाम जो नेतन्याहू पर लगाया जा रहा है वो ये है कि इसने माजी में हमास ग्रुप की हौसला अफजाई की। एक तरफ इजरायली वज़ीर आज़म यत्ज़ाक रॉबिन थे। उन्होंने इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन कायम करने के लिए अनथक कोशिश की। अमन अमल तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था कि जब एक जुनूनी ने उसे गोली मार दी। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने क्या किया? वो सीना जोरी के साथ साथ दाएं बाजू की हुकूमत की क़यादत करते रहे, जिसको राइट विंग गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसने ताकत को गाजा की पट्टी और मगरबी किनारे के दरमियान में तकसीम कर दिया। इसने जायज़ फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास को नज़रअंदाज किया। इसने मिस्र के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की। इसमें कहा गया है कि मुत्तहिदा इत्तलात के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा था कि वो गाजा को रकूम की मुंतकली में सहूलत फराहम करें ताकि अलहदगी हो सके। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और गाजा में हमास के दरमियान उसने कहा कि ये फ़र्क यकीनी बनाएगा कि फ़लस्तीनी रियासत कभी भी बन ना सके। इसकी सियासी जमात के एक इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान ने 2015 में बयान दिया कि इजराइल की पॉलिसी फ़लस्तीनी अथॉरिटी को बोझ समझना है और हमास को असासा समझें। ताज़ा तरीन पोल्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से नेतन्याहू की मंजूरी का दर्जा बंदी तेजी से गिर रहा है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 29% इजरायली नेतन्याहू की हमायत करते हैं। ये अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। इजराइल अब नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का मुशाहिदा कर रहे हैं। लोग अपना गुस्सा नेतन्याहू पर निकाल रहे हैं। हाथों में प्ले कार्ड्स लिए बीबी जेल जाओ, बीबी तुम्हारे हाथों पर खून है, इसका हजूम बाहर सड़कों पर निकला हुआ है।
ایک اور واقعے میں مشتعل ہجوم اسرائیلی کابینہ کے وزیر پر چلایا ہسپتال کے باہر، اور وزیر کو واپس جانا پڑا۔ اس شخص نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو قابو کر لیا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی کسی حکومت، تنظیم یا گروہ پر اندھا اعتماد نہ کریں، ہمیشہ انسانیت کا ساتھ دیں اور عام لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن بھی دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔